हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम प्रीवियस लेक्चर्स में नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन की 3 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। फाइन। अब ये जो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड करते थे और कौन कौन से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एज वेल एज वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की कौन सी मेथड में कौन सा कंपोनेंट और कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्लूड होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था इनकम मेथड में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये 3 इसके एलिमेंट है। इस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के भी कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे। फाइन। अब हम जो ये पढ़ रहे हैं दैट इज प्रिकॉशंस। तो एक बात याद रखिएगा, प्रिकॉशन से अक्सर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, मींस कौन सी वो ऐसी आइटम्स हैं जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड नहीं की जाती, जिनको छोड़ दिया जाए, इनको इग्नोर कर दिया जाए। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये प्रिकॉशंस है, मींस कुछ इसमें कुछ चीजें ऐसी लेनी पड़ती, कुछ चीजें ऐसी कंसीडर करना पड़ती हैं जो अपने आप में बहुत सेंसिटिव है। या तो आप उनको कंसीडर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि छोड़ देना चाहिए बट उसको इंक्लूड करना चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंक्लूड कर लेना चाहिए आपको लगता है बट हम उसको क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहां पर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिकॉशंस के कौन कौन से प्रिकॉशंस हमको एक्चुअली लेना है। ठीक है। अच्छा, हम इस लेक्चर के अंदर तीनों के प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशंस तीनों में कॉमन है, और वो एक के अंदर अगर आपने एक प्रिकॉशन पढ़ लिया तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। फाइन। तो देखिए हमारे पास टोटल कितनी मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। फर्स्ट मेथड है वी हैव इनकम मेथड। सबसे पहले हमारी मेथड कौन सी है, इनकम मेथड। सेकंड मेथड इज व्हाट, एक्सपेंडिचर मेथड। एंड थर्ड इज व्हाट, वैल्यू एडेड मेथड। तो हम वन बाय वन सबके प्रिकॉशंस डिस्कस करते जाते हैं, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से प्रिकॉशंस जो हैं वो तीनों के अंदर एक्चुअली कॉमन है। फाइन। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें अबाउट द प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। ठीक है। अब देखिए इनकम मेथड की हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो इनकम मेथड है इसका बेसिस जो होता है वो आपकी इकोनॉमी में जनरेटेड इनकम होती है, कि आपकी इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हो रही है उसको हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं। यहाँ पर बेसिस हमारा इनकम होता है, फैक्टर इनकम्स। यहाँ पर हमारा बेसिस एक्सपेंडिचर होता है, सेक्टर एक्सपेंडिचर्स। और यहाँ पर हमारा वैल्यू एडिशन होता है, डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में कितना कितना वैल्यू अपनी तरफ से ऐड किया। प्रोडक्शन एक्चुअली होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम उसको कंसीडर करते हैं। फाइन। अब देखिए जब हम प्रिकॉशन जिस स्पेसिफिक मेथड के पढ़ेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव भी वही स्पेसिफिक मेथड होगा। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि भाई वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ठीक है, तो अब हम यहां पर बात करेंगे वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इधर भी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इधर भी आएगी और वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इधर भी आएगा। अब यहां पर जो है वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स सोल्ड के सेंस मिलेंगे क्योंकि हमें उससे इनकम जनरेट हो रही है। यहां पर हम वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स परचेज के सेंस मिलेंगे क्योंकि यहां पर हम उसके अगेंस्ट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि भाई कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो तीनों में कॉमन है, बट हमें उसको उसके जैसी मेथड है उसके पर्सपेक्टिव से उसकी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली हमको लेकर के चलना पड़ेगी। ठीक है। फाइन। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर है ऑल ट्रांसफर इनकम्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें ऑल ट्रांसफर इनकम्स। हम इनकम मेथड की बात कर रहे हैं और ट्रांसफर इनकम्स क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड लेक्चर भी है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो वाला, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड लेक्चर है ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम का, आप वहां से देख सकते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस क्या होता है। बट नटशेल में मैं अभी आपको बता दूं, ट्रांसफर इनकम इज यूनिलेटरल इनकम्स। यूनिलेटरल इनकम मींस वन साइडेड, जिसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन आप नहीं देते, या आप किसी को पे करते हो तो सामने वाला आपको कंसिडरेशन नहीं देता। और फैक्टर इनकम जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। मींस इफ यू आर पेइंग सम अमाउंट यू आर गेटिंग समथिंग इन कंसिडरेशन, या अगर आप किसी को कोई कंसिडरेशन देते हो तो उसके अगेंस्ट आपको कोई इनकम रिसीव अल्टीमेटली होती है। एनीवे, कहने का मतलब ये कि इसके अंदर इनकम मेथड में हमें एक प्रिकॉशन ये लेना है कि हमें कोई भी
जो ट्रांसफर इनकम है वो ट्रांसफर इनकम को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा ऑल ट्रांसफर इनकम, ये मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूं कि जो आपके एक्सक्लूजन्स हैं, ठीक है, ऑल ट्रांसफर इनकम्स। अब आप बोलेंगे सर ट्रांसफर इनकम्स के एक आध तो एग्जांपल। सो देखिए यहां पर ट्रांसफर इनकम हम नेचुरली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लोगों की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें कौन सी इनकम आएगी, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें एक होता है ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन किसको मिलती है भाई, उन लोगों को जो एक स्पेसिफिक एज लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, जैसे 60 इयर्स की एज लिमिट को क्रॉस कर गए। अब 60 इयर्स की एज लिमिट को क्रॉस कर गए तो गवर्नमेंट उनको हर मंथ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पैसा उनके अकाउंट में डालती है। अब गवर्नमेंट उनके अकाउंट में पैसा डाल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन, कोई काम ले रही हो, कोई सर्विस ले रही हो या कुछ और दे रही हो, तो वो ओल्ड एज पेंशन बेसिकली इसके अंदर कंसिडर होता है। और वैसे भी याद करें आप, मैंने जब आपको इनकम मेथड वाला आप चाहें तो लेक्चर देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया था कि इनकम मेथड के अंदर एक कंपोनेंट होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसमें होता है कॉम्पनसेशन इन काइंड, एक होता है कॉम्पनसेशन इन कैश और एक होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो मैंने बताया था कि वहां पर जो रिटायरमेंट पेंशन है वो रिटायरमेंट पेंशन तो कंसीडर होती है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, लेकिन ओल्ड एज पेंशन नहीं होती, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन रिटायर्ड बंदे को मिलती है और उसको रिटायरमेंट पेंशन इसलिए मिल रही है क्योंकि उसने अपने रिटायरमेंट से पहले उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज दी थी। अब क्योंकि वो सर्विसेज दी थी उसी के बिहाफ पर आज जब ये रिटायर हुआ है तो उसको क्या मिल रही है, रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है। मींस जो पेंशन उसको मिल रही है उसकी सर्विसेज ये ऑलरेडी उनको दे चुका है। तो इसीलिए रिटायरमेंट पेंशन जो होती है उसको हम फैक्टर इनकम मानते हैं, डबल साइडेड मींस बायलैटरल मानते हैं उसमें। और ये जो ओल्ड एज पेंशन हुई या इसके अलावा जैसे मैं आपसे कहूं ओल्ड एज पेंशन हुआ या अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट मीन जो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को जो पेंशन मिलती है जिनके पास काम नहीं है वो हुआ। इसके अलावा आपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये विदाउट कंसिडरेशन होती है। मींस स्कॉलरशिप के बदले स्टूडेंट से कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई काम नहीं करवाया जाता। ओल्ड एज पेंशन के से कोई काम नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन जब पे करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी अनएम्प्लॉयड पर्सन से कोई काम अल्टीमेटली नहीं लेते। फाइन। तो कहने का मीनिंग ये कि जितनी भी ट्रांसफर इनकम्स किसी भी बंदे को मिलती हैं वो हाउस नेचुरली इनकम मिलेगी तो किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को मिलेगी। तो हाउस होल्ड सेक्टर को मिलने वाली जो भी ट्रांसफर इनकम्स हैं दे आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एज पर इनकम मेथड, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, देखिए अब हमारा ये जो सेकंड पॉइंट आया है नंबर 2, ये हमारा पॉइंट है इल्लीगल इनकम, ठीक है। इल्लीगल इनकम का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा काम या मैं इसको कहूँ, देखिए सिंपल सा फंडा, इल्लीगल का मतलब आप ये नहीं समझे कि भाई इल्लीगल हाँ नेचुरली वो तो इल्लीगल है कि भाई कोई आप स्मगलिंग करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जो हो आपका लॉ ऑफ लैंड आपको परमिट नहीं करता, दैट इज ऑल्सो इल्लीगल। वो अपने आप में एक इल्लीगल इनकम तो है ही है। इसमें इल्लीगल इनकम वो इनकम है जो आपकी डिस्क्लोज्ड एक्चुअली नहीं है, ठीक है। फाइन। तो जो इनकम आपकी डिस्क्लोज नहीं की गई वो इनकम इसके अंदर कंसिडर नहीं की जाएगी। और उसके अलावा अगर आप कोई इल्लीगल एक्टिविटीज से भी कोई इनकम अर्न करते हो तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती साहब, इनकम तो जनरेट हो रही है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो होता है, उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन जो होता है वो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कितनी इल्लीगल इनकम हमारी इस इकोनॉमी के अंदर बेसिकली जनरेट हुई है हमको एक्चुअली मालूम नहीं पड़ता। तो हम इल्लीगल इनकम को भी क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करके अल्टीमेटली चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारे पास थर्ड पॉइंट होता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि भाई सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स से क्यों नहीं ले सकते, गुड्स तो सेल हो रही है, इनकम तो जनरेट हो रही है, एक बंदे ने दूसरे बंदे को अपनी गुड्स सेल की है। तो वो इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि जब ये गुड्स पहली बार सेल हुई थी एट द टाइम वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड दैट स्पेसिफिक इनकम इनटू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। भाई एक कार मान लीजिए ईयर 15-16 फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये बिकी, ठीक है, और इसकी वैल्यू थी उस टाइम 20 लाख रुपीस। तो हम 20 लाख रुपया फर्स्ट टाइम सेल हुई थी, शोरूम से सेल हुई थी, कंपनी के शोरूम से, तो उस टाइम इसको ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया गया है। ये एक बार ही बनी है। अब ये 5 साल चलाने के बाद इसके ओरिजिनल ओनर ने हमारे ईयर 23, 24 जितने भी साल होते हैं उसमें उसको चलाने के बाद में मान लें उसको 5 लाख रुपीस में सेल कर दिया। तो अब 5 लाख रुपीस को अब हम वापस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसकी इनकम एक बार जनरेट हो चुकी है। फर्स्ट टाइम जब होती है
उसी टाइम इसको कंसिडर करते हैं। इसी तरह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हाउस कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो हाउस कंस्ट्रक्ट होता है वो तो एक्सपेंडिचर मेथड में कंसिडर हो जाता है, ऑलरेडी एक्सपेंडिचर मेथड में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन जब वो हाउस सेकंड हैंड, अगर कोई कंस्ट्रक्टेड हाउस है और उस बंदे ने बनाने के बाद उस हाउस को मार्केट के अंदर सेल कर दिया, तो फिर उस कंडीशन में, मतलब थोड़े दिन रहा फिर उसके, या आपका कोई पुराना मकान है आपने किसी को मार्केट में सेल कर दिया, तो सेकंड हैंड हाउस का जो सेल होता है वो कभी भी कंसिडर नहीं होता। इन द सेम वे जो सेकंड हैंड हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम मार्केट में बेचते हैं, और आजकल तो OLX जैसी साइट भी आ चुकी है कि आप उसके ऊपर क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर देते हैं। तो वो जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, उससे जो इनकम आपकी जनरेट होगी वो इनकम एक्चुअली इसके अंदर कंसिडरेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होता है, एक पॉइंट होता है कि इसके ऊपर जो होता है, अगर हम बोले ब्रोकरेज, ठीक है, ब्रोकरेज और कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, ये जो होगा ये अल्टीमेटली कंसीडर होगा। मान लीजिए जैसे आपने किसी ब्रोकर के थ्रू अपनी कार को सेल किया, कार ब्रोकर्स होते हैं बहुत सारे, वहां पे ले जाकर, कार डीलर जिसको हम बोलते हैं, वहां पे ले जाकर आप अपनी कार खड़ी कर दो, वो आपके बिहाफ पर कार को सेल करा देते हैं और अपना कमीशन वो लोग निकाल लेते हैं, फाइन। तो कार का सेल करना, ये तो सेकेंड हैंड कार है, आज से 2-3 साल पहले ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया, लेकिन उसके वो तो अब कंसीडर नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर जो ब्रोकरेज है, ये तो फर्स्ट टाइम दी गई सर्विस है, ये ब्रोकरेज एक्चुअली आपके नेशनल इनकम में कंसीडर होगी। ये याद रखिएगा आप अच्छे से इसके अंदर कि भाई सेकेंड हैंड गुड्स की तो इनकम इसके अंदर कंसीडर नहीं होती, लेकिन ब्रोकरेज एक्चुअली कंसीडर होता है, ठीक है, फाइन। चले, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो एक्सक्लूजन है, हाँ ये इसमें पॉइंट नंबर 1 इंक्लूजन था, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स। तो देखिए एक सिंपल सा फंडा है, एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जो फाइनेंशियल मार्केट में सेल होती है। और फाइनेंशियल मार्केट आप पढ़ चुके होंगे, फिर फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, आप जैसा भी बोलो उसके अंदर, या मैं इन शॉर्ट कहूं तो आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं वो कौन कौन सी होंगी उसके अंदर, एक होगी आपकी इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये जो सारी होती हैं, ऑल दीज आर द फाइनेंशियल एसेट्स। और फाइनेंशियल एसेट का एक्चुअल ये इसलिए इंक्लूड नहीं होती क्योंकि इसका कोई फिजिकल हैंडओवर नहीं है या कोई एक्चुअल आइटम नहीं है। फाइनेंशियल एसेट जो होती है वो लोन का ट्रांसफर होता है एक तरह से। कैसे? जैसे देखिए कोई भी फाइनेंशियल एसेट है, जैसे मान लें किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए, तो इक्विटी शेयर क्या है, ये कंपनी को अपनी कंपनी चलाने के लिए कैपिटल का अरेंजमेंट है। अब मान ले मैंने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा, तो इसका मतलब हुआ मैंने कंपनी को कैपिटल दी। अब मैंने अपना ये शेयर मार्केट में 25 रुपए में सेल कर दिया, सेकंड हैंड शेयर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में सेल होता है, तो मैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को थोड़ी ना बेच रहा हूं। ये बात अलग है कि ये इक्विटी शेयर अपने आप में एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, लेकिन हम नेशनल इनकम के अंदर इसको कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कोई अपने आप में एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। ये तो क्या था कि आपने अपना हिस्सेदारी, अपना शेयर किसी और बंदे को अल्टीमेटली सेल कर दिया। मींस कल तक आपका इन्वेस्टमेंट था, आज से आपने किसी दूसरे को इन्वेस्टमेंट दे दी। हाँ, ये बात अलग है कि लोग इसके ऊपर कमाते भी हैं, अर्निंग्स भी करते हैं और लंबा चौड़ा अपने आप में एक मार्केट है, बट हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये अपने आप में एक एक्चुअल एसेट नहीं होती। फाइन, बट फिर वही सेम टू सेम आ गया, जब हम किसी भी फाइनेंशियल एसेट को सेल करते हैं तो नेचुरली देखिए, अगर आपको हमारे आगे 2 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, BSE एंड NSE, और BSE एंड NSE के थ्रू अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अंदर डील करना है तो आपको थ्रू अ ब्रोकर डील करना पड़ेगा। ब्रोकर मींस जो भी आपके ब्रोकरेज आपके पास एप्लीकेशंस होंगी, जैसे जीरोडा हुआ, उसके अलावा अप स्टॉक्स हुआ और शेयर खान हुआ, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये ब्रोकर फॉर्म्स होती हैं। तो जब ये आपके बिहाफ पर शेयर को सेल करवाती हैं तो इस पे अपना ब्रोकरेज लेती हैं। तो वही सेम टू सेम फंडा जो यहां पर था वही सेम फंडा यहां पर भी आ जाएगा। मींस ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट टाइम दी गई अल्टीमेटली सर्विसेज हैं। ठीक है, चलें उसके बाद 5th पॉइंट अगर हम देखा जाए, इनकम फ्रॉम विंडफॉल या विंडफॉल इनकम जो होती है। ठीक है, विंडफॉल इनकम्स जो होती है, विंडफॉल इनकम्स मतलब जैसे जो लॉटरी के टिकट्स होते हैं या गेम शोज होते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स होती हैं, इनको फिल करके अगर आपने कोई इनाम जीता है, अगर आपने बाय चांस कोई लॉटरी का टिकट परचेस कर लिया, वैसे इंडिया में तो आजकल लॉटरी ज्यादा चलती नहीं है,
बट स्टिल अगर आपने कहीं से कोई लॉटरी का टिकट बाय किया और लॉटरी का टिकट बाय करने के बाद आपकी लॉटरी निकल गई, तो उस लॉटरी वो इनकम है आपकी, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर इनकम टैक्स भी पेएबल है, इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेस में, बट यहां पर सिर्फ मैं बता रहा हूं कि उसको हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते। और उसके पीछे रीजन ये, क्योंकि वो अपने आप में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे रहा, मींस आपने मेहनत करके काम करके कोई पैसा अर्न एक्चुअली नहीं किया। आप केबीसी में से एक लंबा चौड़ा अमाउंट जीत करके लेकर आए, तो वो केबीसी वाला अमाउंट जो है वो भी अपने आप में अल्टीमेटली नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम अब यहीं लिख देता हूं, मैं जगह नहीं है तो, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, देखिए पास्ट सेविंग्स का मतलब आपके पास कोई पुरानी सेविंग्स की हुई थी, 2, 5, 10 साल से आप पैसा सेव करके रख रहे थे और आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था, अब आपने वहां से कोई अमाउंट स्पेंड की, तो नेचुरली देखिए अब ये इनकम जो अर्न की गई थी तो ऑलरेडी नेशनल इनकम में कंप्यूट हो चुकी है। जो इतने साल की सेविंग्स जब इसको इनकम अर्न की थी तो वो नेशनल इनकम में ऑलरेडी कंप्यूट हो चुकी है, तो अब उसको कंसीडर हमको एक्चुअली नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स आते हैं, जैसे हमारे कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? मैंने आपको इनकम मेथड एक्सप्लेन की थी, और इनकम मेथड के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इनकम मेथड में कंसेप्ट किसका, ऑपरेटिंग सरप्लस का। और ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर दो पार्ट होते हैं, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और एक होता है इनकम फ्रॉम क्या होता है उसमें, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट्स आते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स, और कंपनी के प्रॉफिट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्सेस, एक होता है रिटेन अर्निंग्स और एक होता है डिविडेंड। तो अगर आपको प्रॉफिट गिवन होता है तो प्रॉफिट आप ऑलरेडी ले चुके हो, और अगर आपने प्रॉफिट ले लिया है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्सेस एक्चुअली ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक इसके अंदर पॉइंट आता है, मेरे पास इधर जगह बची नहीं, यहां लिख देता हूं मैं 8th पॉइंट, और ये 8th पॉइंट होता है इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट का मीनिंग होता है, इंप्यूटेड इनकम का मीनिंग होता है अज्यूम्ड इनकम। एक्चुअली होता क्या है, देखिए इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि भाई आप एक मकान है जो आपकी खुद की ओनरशिप का है, तो नेचुरली भाई देखिए दो तरह के हाउस, दो तरह से बंदा रह सकता है कि भाई एक हाउस उसने लिया और उसका वो रेंट पे करता है, और एक हाउस जिसका वो रेंट पे नहीं करता, तो नेचुरली इसने इसको बाय कर रखा होगा। अब इसको भले ही बाय कर रखा है, उसका रेंट वो पे नहीं करता, बट नेशनल इनकम में इसका इंप्यूटेड अज्यूम्ड जो माना गया रेंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो रेंट इसको कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी मकान हो, आपका अपना हाउस हो, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ रेंटल वैल्यू होती है। जैसे अगर आप घर पे अभी खुद के घर में रह रहे हैं तो उसका रेंट आप पे नहीं करते, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि उसका रेंट नहीं मिल सकता या वो रेंट के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है फाइन। तो आपको एक इंप्यूटेड रेंट लेना पड़ेगा कि भाई आप जिस हाउस में अल्टीमेटली रह रहे हैं उस हाउस का इंप्यूटेड रेंट आपने कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है फाइन। तो ये और ये इंप्यूटेड रेंट का आगे अभी आपका वैल्यूएटेड मेथड के अंदर भी कंसीडर होगा, फाइन। तो ये हमारे जो थे सारे के सारे पॉइंट्स थे, प्रिकॉशंस व्हाइल प्रिकॉशंस टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है। कौन से, ट्रांसफर इनकम्स नहीं ली जाएंगी, और उसके बाद इलीगल इनकम्स नहीं ली जाएंगी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं लिया जाएगा, उसका ब्रोकरेज लिया जाएगा, फाइनेंशियल एसेट का सेल नहीं लिया जाएगा, उसका ब्रोकरेज लिया जाएगा, विंडफॉल इनकम्स आपकी कंसीडर नहीं होंगी, पास्ट सेविंग की इनकम कंसीडर नहीं होगी, कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, और फिर इंप्यूटेड रेंट भी कंसीडर होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इधर हम आए एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में इधर ट्रांसफर इनकम से, तो यहां पर आ जाएंगे ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। क्योंकि हम यहां पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडीइंग एज पर एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू, और एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से तो नेचुरली इनकम मेथड में हमने उसको इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया था, एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर रहे हैं। आपने किसी को कोई डोनेशन दिया, कोई टैक्सेस दिए, ये सारी चीजें जो होती हैं, या टैक्सेस की तो बात आप छोड़ दो, उसके अंदर जो आपने डोनेट किया किसी को, या किस तरह का एक्सपेंस किया, या कुछ इस तरह का एक्सपेंस किया जिसकी आपको कोई वर्थ मिलने वाला नहीं है, तो उस वो उस कंडीशन में इस तरह के एक्सपेंस, इस तरह का जो पेमेंट होगा वो कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगल साइडेड होता है, और इसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन क्रिएट एक्चुअली नहीं हो पाता, ठीक है फाइन। तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद हाँ, सेकंड चीज इसके अंदर याद रखें, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं लेते, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स अगर आपने ले लिया तो इट लीड्स टू व्हाट,
डबल काउंटिंग। ये किसकी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है? डबल काउंटिंग। आपने अगर सेम गुड्स को 3 से 4 बार ले लिया, आपने उसी ग्रेन को फार्मर के केस में भी ले लिया, उसी ग्रेन को ब्रेड वाले के केस में भी ले लिया और उसी ग्रेन को सैंडविच वाले के केस में भी ले लिया, सेम ब्रेड को, तो वो एक ही ग्रेन जो है वो 3 से 4 बार आपकी नेशनल इनकम में कंप्यूट हो जाएगा और उस केस में आपकी नेशनल इनकम जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम उसमें एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली नहीं लेते, ठीक है ना। उसके बाद फिर वही सेम, इधर क्या था आपका? सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो यहां पर आ जाएगा एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। आपने कोई सेकेंड हैंड कार बाय की, आपने कोई सेकेंड हैंड मोबाइल बाय किया, आपने कोई सेकेंड हैंड हाउस बाय किया, आपने कोई सेकेंड हैंड स्कूटर बाय की, तो ये इसके ऊपर जो भी खर्चा आपने किया है वो एक्सपेंस नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं होगा। रीजन सेम है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जब सेल हुआ था उसी टाइम पर जब फर्स्ट टाइम उसको परचेस किया गया था उस टाइम उसका एक्सपेंडिचर ऑलरेडी नेशनल इनकम में कंप्यूट हो चुका है। हाँ, लेकिन इसके अगेंस्ट जो होगा क्या, आपका जो ब्रोकरेज और कमीशन है वो ब्रोकरेज एंड कमीशन विल बी कंसीडर, उसका ब्रोकरेज और कमीशन अल्टीमेटली कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहां पर था इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट है, तो यहां पर आ जाएगा परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए, किसी कंपनी के डिबेंचर्स बॉन्ड्स परचेस किए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस किए, हाँ नहीं साहब ये बिल्कुल नहीं आएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि क्या है, मैंने क्या कहा कि ये अपने आप में कोई एक्चुअल एसेट नहीं है, सिर्फ क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या ट्रांसफर ऑफ राइट होता है, ट्रांसफर ऑफ लोन होता है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज और जो कमीशन होता है ब्रोकर का वो कंसिडर होगा। एक्सप्लेनेशन पूरा मैं इधर आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ यूज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए उसके बाद एक पॉइंट होता है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आपने अपने कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, ठीक है। इसके लिए जैसे आपकी बुक्स के अंदर एग्जांपल गिवन होता है कि भाई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने जो कार बनाई उसी कार को वो अपने एम्प्लॉइज जो अपना स्टाफ है उस स्टाफ को लाने ले जाने के लिए यूज करते हैं। तो जब उसको यूज करते हैं तो नेचुरली उसकी इंप्यूटेड वैल्यू, वैसे तो उसकी कार की एक्चुअल वैल्यू होगी, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट कोई सर्विस है तो वो सर्विस की, भाई सर्विस की एक्चुअल वैल्यू आप मालूम नहीं कर सकते, तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू लेना पड़ेगी। और अगर गुड्स की एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल है तो वो आपको लेना पड़ेगा। जैसे मारुति लिमिटेड है, तो मारुति लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉइज को लाने ले जाने के लिए अपनी ही फैक्ट्री के अंदर ही प्रोड्यूस की गई कार को यूज किया, तो उस कार की कॉस्ट को आपको नेशनल इनकम में कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसी सर्विस है कि आप सर्विस भी, भाई सर्विस की भी इंप्यूटेड वैल्यू निकालना पड़ेगी। अगर सर्विस इस तरह की है जो आप जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मर है और उस फार्मर ने कोई वीट उगाया और वीट उगाने के बाद वो फार्मर उसी वीट को यूज करता है, तो अगर वो उसी वीट को यूज करता है तो नेचुरली वो एक्सपेंडिचर बचा रहा है। हम उसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये वीट को वो मार्केट में सेल करता तो वहां से उसकी कुछ इनकम जनरेट होती, और अगर फिर अगर सेल कर देता तो फिर मार्केट से उसको वीट परचेस करना पड़ता, तब भी तो नेशनल इनकम में आता, तो यहां पर भी नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन इस टाइप की सर्विसेज जो आपके अपने घर में आप लेते हैं देते हैं उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आप कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे आप गार्डनिंग कर रहे हैं घर में, तो गार्डनिंग के ऊपर जो भी आपका जो चलता है उसका एक्सपेंडिचर, मतलब वो इस तरह की सर्विसेज जो प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं है तो वो कंसिडर एक्चुअली इसमें अल्टीमेटली नहीं होती। चलिए अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है, थर्ड है हमारा प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। तो प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड के अंदर सबसे पहली चीज हो जाएगी इसमें इंटरमीडिएट गुड्स। वही सेम टू सेम, मैंने आपसे क्या कहा था कि सारे पॉइंट्स अल्टीमेटली रिपीट ही होंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्यों आ गया इसके अंदर, ये राइजर से, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं, क्योंकि इट लीड्स टू व्हाट, डबल काउंटिंग, या डबल काउंटिंग को अंजाम देता है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड हो जाएगा हमारा सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। फिर वही सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन, इस पे फर्दर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेशनल इनकम में पहली बार में कंप्यूट एक्चुअली हो चुका था, ठीक, फाइन। थर्ड उसके बाद फिर आ गया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये लेना पड़ेगा। कोई सेम टू सेम पॉइंट आ गया उसके अंदर, कौन सा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। आपने गुड्स प्रोड्यूस की सेल्फ कंजम्पशन में, वही एग्जांपल जो मैंने अभी दिया, मारुति कार जो अपने एम्प्लॉई को लाने ले जाने के लिए, उनके कम्यूटेशन के लिए कार यूज करती है, वो उसके अंदर आ जाएगा। इवन इसके अंदर आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मींस आपने कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस की,
खुद के काम के लिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया फार्मर का कि वो वीट उगाता है, तो वो भी अल्टीमेटली इसके अंदर कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट अपना सेम टू सेम कौन सा, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है जिस घर में आप रहते हैं उसका जो इंप्यूटेड वैल्यू है, इंप्यूटेड रेंट है, वो भी अल्टीमेटली कंसीडर हो जाएगा। ठीक, फाइन। तो ये अच्छा कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं इसमें, अच्छा इसमें सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स हो गया। हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसी सर्विस होती हैं जो आप, जैसे हाउस वाइफ की सर्विसेज होती हैं, हाउस मेकर जो होती हैं, वो घर में अपने काम करती हैं और उसके बदले में उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता, वो इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सर्विसेज का एग्जैक्ट कंप्यूटेशन एक्चुअली नहीं किया जा सकता, तो वो इसके अंदर कंसिडर नहीं होगा। फाइन। सो दीज आर द प्रिकॉशंस व्हिच रिलेट्स टू डिफरेंट मेथड्स। हमने देखा कि भाई सारी की सारी जो है वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा इसको देख लें, किसी एक की भी आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे का आ जाएगा। ट्रांसफर इनकम इधर आया तो इधर ट्रांसफर पेमेंट्स आ गया, इधर इलीगल इनकम्स थी यहां पर, इधर इलीगल इनकम नहीं है। इनकम ऑफ सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, यहां पर परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आ जाएगा, इधर भी सेकंड सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स दोनों आ गया इसमें। इंटरमीडिएट गुड्स इधर भी है, इंटरमीडिएट गुड्स का परचेज इधर भी, इधर इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये इनकम मेथड है। ठीक, उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, परचेज ऑफ सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, इसके अंदर भी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट आप ले सकते हैं। वैसे ये प्रोडक्शन मेथड है तो यहां पर इसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने सबके रीजंस भी बता दिए कि क्यों कंसीडर नहीं करना और क्यों कंसीडर करना। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे के फर्दर जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।